नहीं, वो रुकेगा नहीं। ध्यान देना, वॉइस के पार्ट वन में जहां तक पढ़ चुका था मैं, जहां तक पार्ट वन में पढ़ाया है उसके बाद वाला बता रहा हूँ, ठीक है। चलो सीधा बैठ जाओ, आर्यन सीधे। एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट वन जहां तक पढ़ा चुका हूँ उसके आगे का पढ़ा रहा हूँ। सबको बोला था, देख लेना, ठीक है। तो उससे आगे का ध्यान से समझो और बातचीत ना करना, ध्यान से समझना। यहाँ तक हो चुका था, क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाते हैं, हो गया था ना। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने सीखा पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ओपन एंडेड कैसे बनाएंगे, क्लोज एंडेड कैसे बनाएंगे। उसके बाद वाला है जिसमें कुछ चार क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपके, हु, whom, which और what। अगर इनसे एक्टिव वॉइस स्टार्ट हो तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। 10 नंबर की ग्रामर में 1 नंबर का पैसिव वॉइस आता ही आता है, और जिस चीज को आप सरल समझते हो वो नंबर वही कट जाता है। कहते हैं ना कि दुश्मन तगड़ा हो तो उससे इतना खतरा नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप सतर्क रहोगे, डर रहेगा आपके मन में, तो आप तैयार रहोगे कब क्या हो सकता है। जब आप दुश्मन को कमजोर समझ लो तो आप निश्चिंत हो जाते हो, उसी वक्त वो मार डालता है। तो जो ग्रामर के टॉपिक आपको सिंपल लगेंगे, कहीं ना कहीं नंबर भी वहीं कटता है, जल्दबाजी की चक्कर में। तो जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक बार और गौर से समझे। एक्टिव वॉइस में जब आपका हु आ जाए, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वॉइस का फर्स्ट वीडियो देखें, देन उसके बाद सेकंड वीडियो देखें। जब आपका एक्टिव वॉइस में क्या लिखा मिल जाए, हु, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लगाओगे, बाय हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ब। जैसे यहां आ गया हु, तो हु की जगह मुझे क्या लिखना है, बाय हु। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने देखा सर इसमें रॉट लिखा है, जो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। आपने देखा यहाँ एक्टिव वॉइस में अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी, वाज और वर। तो मैं यहाँ तो या तो वाज लगाऊंगा या फिर वर, लेकिन उसको लगाने से पहले मैं देखूंगा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही तो लगेगी। तो मैंने देखा यहाँ ऑब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से यहाँ से क्या लिया जाएगा, तो बाय हु वाज, ऑब्जेक्ट कौन है, तो बाय हु हेल्पिंग वर्ब, वाज ऑब्जेक्ट, लेटर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रॉट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। ये आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। कोई समस्या किसी को, समझ में आ गया। एक स्टेप, एक सेंटेंस और देखते हैं। हु कुक्स फूड एट योर होम, तुम्हारे घर पर खाना कौन बनाता है। इसको बनाते हैं तो हु का क्या हो गया, बाय हु। अब आपको वही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन फिर कह रहा हूं हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले आप ऑब्जेक्ट देखिए, क्या ऑब्जेक्ट है, कुक। फूड आपका ऑब्जेक्ट है। अब फूड हमारा सिंगुलर है, तो अब जो भी वर्ब आएगी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आपने नोट किया यहाँ कुक में क्या लगा है, तो जब मेन वर्ब में एस या ई एस आ जाती है तो क्या लगाते हैं, फूड सिंगुलर है तो क्या लगेगा, तो बन गया बाय होम इज फूड। फिर मेन वर्ब की कुक की थर्ड फॉर्म कुक। अब क्या बचा, अदर वर्ड, ये एट योर होम अदर वर्ड है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। चलो ये अगले दो बना के बताओ, क्लियर में ये फॉर्मूला लिख लेना। उसके बाद चाहे आप वीडियो में से लिख लोगे क्या, तो पूरा खत्म कर दो। चलो ठीक है। हाँ गौरव, क्या नाम, हाँ बनाओ इसको थर्ड वाले को।
अरे पूरा नहीं बन, एक एक से बनाता जा, फिर पूरा बना के बोलेगा। क्या करें पहले? बाय होम, फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब? हाँ, क्या लिख दूं मैं यहाँ? मुझे कंफ्यूज हो रहा है फालतू में। इधर ध्यान दे, बाय होम लगाए, अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और उससे पहले मैं देखूंगा ऑब्जेक्ट कौन है, दिस। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें क्या लगा है, हैज। तो ये देखो हैज और हैव आने पर हैज हैव प्लस यही तो करेंगे। लेकिन सब जानते हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब आगे ले जानी हो तो पूरी हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं जाती। टेंस में पढ़ाया था सब्जेक्ट से आगे पहला शब्द जाता है बचा हुआ सब्जेक्ट के पीछे। अब ये पैसिव वॉइस है तो इसमें फोकस होता है ऑब्जेक्ट पे, तो इसमें ऑब्जेक्ट से आगे जाएगी लेकिन पहला शब्द बचा हुआ ऑब्जेक्ट के। तो मुझे हैज बीन लगाना है तो मैं हैज यहाँ लगाऊंगा, और बीन कहाँ? बात समझ में आ गई? ये तो मैंने पढ़ाया था, बताया है आपको। फिर क्या, मेन वर्ब की ब्रोकन पहले से ही थर्ड फॉर्म है। समझ में आ गया? ये काय का नियम था? हु का। अगला फिर से बनाते हैं। हु की जगह बताओ क्या लिख दें? बाय हु। अब मुझे पता है ऑब्जेक्ट कौन है, यू। यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इनवाइट में एस लगी है तो फिर से इज एम क्या लग जाएगा, बाय हुम आर यू, इनवाइट की थर्ड फॉर्म। तो हुम का नियम समझ में आ गया? एक्टिव वॉइस से जब पैसिव में बनाएंगे तो ऐसा करेंगे, ढंग से समझ लेना। रिवर्सिबल होता है, पेपर में ये नहीं पूछता कि पैसिव वॉइस बना दो, वो ये कहता है चेंज द वॉइस। अगर वो पैसिव में दिया है तो आपको एक्टिव में बनाना पड़ेगा, और एक्टिव में दिया है तो वो ये लिखता है चेंज द वॉइस, ये नहीं लिखता पैसिव या एक्टिव। याद रखना इस बात को। अगला आपका रूल होम का। जब एक्टिव वॉइस में आपको क्या लिखा मिल जाए, होम, तो आप पता है होम से किसे, यही तो मतलब होता है। और क्या और किसे से सवाल पूछने पर जो जवाब मिले वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। वीडियो देखा नहीं है, वैसे बैठे हो आदमी, समझ में आ गया। अभी टेस्ट लूंगा मैं, नंबर कम आए फिर डंडा उठेगा तुम्हारी। जब क्या और किसे से सवाल पूछा जाए उसका जो जवाब मिले वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जब ये खुद ही सवाल पूछ रहा है तो क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो होम अगर एक्टिव वॉइस में आता है, इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो होम क्या हो जाएगा, होम। उसके बाद लगाना है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब उससे पहले मुझे ऑब्जेक्ट है नहीं तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं देखने की, डायरेक्ट क्या लगा दूंगा, सिंगुलर हेल्पिंग। इसने क्या लगाया, इज एम आर आने पर इज एम आर प्लस सिंगुलर लगाना है तो इज, और बचा हुआ फिर मेन वर्ब की, यहाँ टीच है मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म टॉट, बाय। ठीक है, एक और देखो, हु बाय होम को क्या में बदल दो, होम को क्या में बदल दिया, होम में। अब क्या लिखना है, इसने क्या लगाया है, डेड। तो देखो डेड आने पर भी वाज वर्ब, इसमें सिंगुलर कौन है, वॉज। फिर क्या करना है, मेन वर्ब की इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, बाय। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? बना लोगे? अभिषेक बनाओ थर्ड वाला। हाँ, हु, फिर हंसो मत, वही पढ़ेंगे और क्या पढ़ते हैं उसमें। सही कह रहा है, आगे बता। हैज बीन, वेरी गुड। फिर बीटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, अरे थर्ड फॉर्म ही है, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन ही होती है। अब कौन बचा, बना लोगे? चलो, काय का नियम था ये, होम का। ये लास्ट फोर वाला बना के कमेंट कर देना। क्या हिंदी में
ये जो बना रहा हूं इनका मतलब हिंदी में क्या रहेगा? चलो इसको बनाता हूं फिर बताता हूं। whom का क्या हो गया? लाला आपस में बातचीत नहीं, आवाज निकलनी नहीं चाहिए मुंह से बिना फालतू। इसको देखो, अगर मैंने whom का क्या किया, डेटा आने पे वाज लगेगा, अब तो याद हो गया होगा। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड। अब कहना यह है सर इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? हु मतलब कौन होता है, वाज स्कॉल्डेड कौन डांटा गया तुम्हारे, यही तो मतलब है कौन डांटा गया तुम्हारे। और इसका मतलब था तुमने किसे डांटा, या तुम्हारे द्वारा कौन डांटा, बात एक ही है। उसमें सब्जेक्ट को मैन किया, इसमें ऑब्जेक्ट पे फोकस कर दिया। होम का नियम समझ में आ गया? इधर देख लो, अभी यहाँ आजू आजू करते रहते हो, यहाँ से सही रहेगा। टेस्ट उस दिन गायब ऐसा रहता, फैलाते हैं तो बगल में देखना पड़ता है कि कौन क्या लिख रहा है। तो अब आप कोई ये फालतू सलाह मत देना कि सर मैं बता दूंगा कर दूंगा। यहाँ क्लास में शांति से बैठना है, बगल वाले से बोलने पे डंडा उठेगा। यहाँ पे थोड़ा सिंसियर नहीं हो रहे आप लोग, 4 महीने निकल चुके हैं। ध्यान देना, आज थर्सडे है, पता है संडे को टेस्ट है 1 2 3 का। अभी तक किसी ने कॉपी नहीं उठाई होगी, उठाई थी, रोज उठा के लाते हो तो नहीं पता। अगला है आपका विच का नियम, काय का। अब जब आपको एक्टिव वॉइस में विच लिखा मिले तो विच के साथ विच को बाय विच में बदलेंगे, प्लस नाउन लिख देंगे। जो भी नाउन आएगा, विच बॉय तो हो जाएगा बाय विच बॉय, विच टीचर तो बाय विच टीचर, विच गर्ल तो बाय विच गर्ल, विच कार तो बाय विच कार। तो मैंने यहां कर दिया बाय विच, इसका मतलब बन गया किस टीचर के द्वारा। फिर क्या लगानी है, अब जहां ऑब्जेक्ट आया है तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। विच टीचर टीचेस यू, तो मैं कौन सा टीचर पढ़ाता, किसे पढ़ाता है, तो ये तुम तो ऑब्जेक्ट हुआ ना इस बार, तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लिखूंगा यू। यू के अकॉर्डिंग यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी यू के अकॉर्डिंग आएगी। तो आपने देखा विच टीचर टीचेस, एस या ई एस लगी तो फिर से इज एम आर, तो बाय विच टीचर आर यू, और मेन वर्ब की टीच की थर्ड फॉर्म। अभी तो कह रहा हूं अच्छे नंबर लेके आओगे तुम। पॉइंट समझ में आ गया? विच बॉय बीट यू, कौन से लड़के ने तुम्हें पीटा। अब आपको पता है, हाँ बाय विच तो ठीक है। अब बीट की फॉर्म याद रखना, फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकंड भी बीट, थर्ड बीटन होती है। तो आपने देखा विच की जगह क्या लिख दिया, बाय विच। अब यहाँ बॉय है तो नाउन हो गया बॉय। अब मुझे यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी है, पीटा किसे है, तुम्हें, तो ये इससे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग। अब आपने देखा यहाँ कौन सी फॉर्म है ये। अब तुम ये कह सकते हो सर ये बीट और ये बीट दोनों एक जैसी है, फिर आपने कैसे कह दिया सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म भी तो हो सकती है, सवाल उठ सकता है। तो नियम समझना, पूरे इंग्लिश में ऐसे 2 टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। और ये भी पता है सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट के मेन वर्ब में क्या लगती है, क्या वो लगी है, नहीं लगी, मतलब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये कौन सी फॉर्म मानूंगा मैं, पास्ट इंडेफिनिट बन गया है। पास्ट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगेगा, यू के साथ। तो बाय विच बॉय वर यू, बीट की थर्ड फॉर्म। कल फिर चेक करूंगा, वॉइस पूरे लिखे होने चाहिए सबके में। इतना पॉइंट समझ में आ गया? हाँ बताओ।
क्या? हाँ, तुम कौन सी कार खरीदोगे? क्यों नहीं होगा? तुम्हारे द्वारा कौन सी कार खरीदी जाएगी? ये हिंदी बन गई। कौन सा? इसके लिए बेटा नियम अलग करना पड़ेगा, फिर वो ये नियम नहीं लगेगा। हाँ, ये नियम बदलेंगे। हाँ, उसके लिए नियम बदल जाएगा तुम्हारा। ये पॉइंट समझ में आ गए क्या? उस वाले को लिखाऊंगा स्पेशल पॉइंट में, ठीक है, वरना भटक जाएंगे दोनों में। हाँ, मैं कराऊंगा, टेंशन मतलब छोड़ूंगा नहीं। ये वाले समझ में आ गए क्या? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, इससे पहले आपने पढ़ा अभी तक, हु पढ़ लिया, whom, which, और उसके बाद क्या है, what। इन चारों क्वेश्चन वर्ड के नियम अलग होते हैं, बाकी इनके अलावा जो क्वेश्चन वर्ड है उनका कोई नियम नहीं। तो जब एक्टिव वॉइस आपसे व्हाट करके सवाल पूछे तो आपको व्हाट का व्हाट लिखना है और फिर लगाना है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। देन मेन वर्ब की अदर वर्ड बाई लगा के क्या लिखोगे? ये इसका फॉर्मूला है जब सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो तो। एक्टिव वॉइस पैसिव, मैंने यहाँ लिखा व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो व्हाट का तो व्हाट रहेगा, इसको अपने बदलना नहीं है। अब वर्ब कैसी लगेगी? अब यहाँ आर लगा है तो हम जानते हैं इज एम आर आने पर इज एम आर प्लस बीइंग, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? इज बीइंग। तो व्हाट इज बीइंग, फिर क्या? मेन वर्ब की ईट की थर्ड फॉर्म बाई, ये काय का नियम था? चारों नियम समझ में आ गए? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, वरना आगे बढ़ो। सबको आ गया? जल्दी तो नहीं पढ़ा दिया? आ रहा है सबको? अब ये अगला नियम है, इस पर गौर करो। समवन, एवरीवन, नो वन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, अगर ये एक्टिव वॉइस में लिखे मिले सब्जेक्ट के रूप में तो पैसिव वॉइस में इन्हें लिखा नहीं जाता। क्यों नहीं लिखा जाता वो भी समझ में आ जाए। यह पॉइंट मैंने लिख रखा है, जब समझ आ जाए, जब समझ सब्जेक्ट क्या होगा, क्या समझ में आ जाए, सब्जेक्ट क्या होगा, तो उसे लिखने की आवश्यकता। ठीक है, कैसे? गौर करना। सेंटेंस लिखा है द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल, पुलिस ने क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। अब मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस के लिए सब जानते हैं। अब आपने शुरुआत में पढ़े थे फॉर्मूला, किसी भी पैसिव वॉइस को बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की, फिर अदर वर्ड बाई लगा के। पता है कि नहीं? फॉर्मूला ये होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का, नॉर्मल। इस फॉर्मूला से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अरेस्ट किसे किया? उसके बाद क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या, तो मैंने क्या लगा दिया? वर। फिर मेन वर्ब की अरेस्ट की थर्ड फॉर्म पहले से ही है। फिर हम क्या लिखते हैं? अदर वर्ड, कुछ है नहीं, कौन बचा? किसने अरेस्ट किया? पुलिस ने, तो हम क्या लिखेंगे? बाय द पुलिस। अब इतना नॉर्मल नियम था, उस नियम का हमने पालन किया और ऐसा बना दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस पुलिस को अगर नहीं लिखता तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तो किसने किया होगा? गिरफ्तार करने का काम किसका है? तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर द पुलिस नहीं लगेगा तो फिर बाई का भी कोई काम नहीं। हाँ बोलो। हाँ, बढ़िया ने भी पकड़ लेगा। अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार होता है, बढ़िया गिरफ्तार नहीं करेंगे, बढ़िया किडनैप करेंगे। पुलिस के अलावा कोई और करेगा उसे किडनैपिंग कहेंगे, पुलिस करेगा तो
समझ में आई बात? पुलिस की बात अलग है। कैसे कह रहा हूँ है? अरे बढ़िया लिखी है यार, बढ़िया ने तुम गिरफ्तार करते हो कि यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने मेरी पेन से चलाई, करेगा गिरफ्तार। गिरफ्तार करना काम पुलिस का है। तुम पकड़ सकते हो, मार पीट सकते हो, मैंने कैच तो नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा है? समझो भावनाओं को। पॉइंट समझ में आ गया? एक और एग्जांपल बता रहा हूं, समझना। लिखा है समवन वॉर योर शूज, किसी ने तुम्हारे जूते पहने। अब इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, तो पहले पता है फॉर्मूला, वही ऑब्जेक्ट क्या पहने, योर शूज। अब लगाना है हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सी फॉर्म है? वियर की सेकंड फॉर्म वॉर, थर्ड फॉर्म होती है वॉर। तो मैं वाज वन लगाऊंगा। अब शूज एक नहीं होता, दो होते हैं, तो मैं क्या लगाऊंगा? योर शूज वर। फिर मेन वर्ब की वियर की थर्ड फॉर्म वॉर्न। अब मैं लिख दूं बाई समवन। मान तुम बाहर गए कि सर मेरे जूते नहीं मिल रहे, मैंने कहा कोई पहन गया होगा। अब कोई पहन गया होगा, ये तो तुम्हें भी पता है, मैंने क्या स्पेशल बता दिया? सही बात है कि नहीं? कि सर मेरे चप्पल चोरी हो गए, या मेरे जूते चुरा लिए गए किसी के द्वारा। मेरे जूते चुरा लिए गए किसी के। अगर तुम किसी के द्वारा नहीं बोलते तब भी मैं समझ जाता कि चोरी हुए हैं तो किसी के द्वारा तो हुए होंगे। इसे बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। इसीलिए इस बाई संबंध को लिखना आवश्यक। अब आपके लिए समझने वाली बात यह है, कितना ध्यान रहता है यहाँ बैठ के, अगर पूरे मन से समझ रहे हो तो नियम पकड़ लोगे पेपर में, वरना भूल जाओगे। क्योंकि तुम अगर इनको याद करते हो और इनके अलावा कोई पूछ लिया, फिर एक एग्जांपल लिख रहा हूं जो यहाँ मैंने नहीं लिखा अभी। लिखा है द बर्ड्स बिल्ड द नेस्ट, यानी पक्षी घोंसला बनाते हैं, पक्षी घोंसला। अब इसमें कहीं बर्ड्स लिखा है? इसका जब पैसिव वॉइस अपन बनाएंगे तो क्या करेगा, क्या बनाते हैं? बिल्ड फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है कहीं, तो उसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या लगेगा? इज एम। नेक्स्ट के साथ क्या लगेगा? इज। फिर मेन वर्ब की बिल्ड की थर्ड फॉर्म। अब अगर मैं यहाँ लिखूं बाय द बर्ड्स, तो बताओ घोंसला बनाने का काम शेर का है कि हमारा? किसी का नहीं है, ये पक्षियों का है कि नहीं? वो बताने की आवश्यकता। अब समझदार इसी में, अगर ये पेपर में आ गया सर तुमने बर्ड्स नहीं लिखाई थी, या मुझे गलत बात है? जब मैं ये कह रहा हूँ ना, ये लाइन समझ में आ गई, समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट क्या होगा तो उसे लिखने की आवश्यकता। तो ये कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी, पेपर वाला क्या सोच के दे रहा है ये आपको ध्यान रखना है। बात केवल 12वीं तक नहीं है, आगे के भी एग्जाम है आपको जो फाइट करने हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है। अब देखो ऐसे पुलिस, प्यूपल, जज और मैन, अगर मैं यहां लिख दूं, थोड़ा बकवास करोगे अभी। नियम समझ में आ गया? लिख लेना इसको, आगे सुनो। अगला पॉइंट यह है कि अभी तक जी, क्या नाम है इसका बगल में तो आए, हाँ ये बगल वाला, लाला बोर्ड पे देखा है तूने 15 मिनट से? इधर ध्यान दे, इधर। अब हमने क्या किया, अभी तक आपने देखा फॉर्मूले में बार बार हम क्या लिख रहे थे, लास्ट में लिखते थे बाई प्लस सब्जेक्ट। अब पेपर में इनमें से पूछता है आपसे,
क्योंकि 12वीं में आ गए छोटी मोटी चीजें भूल जाते हैं। तो हमेशा हमने जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया लास्ट में लिखा बाई प्लस, यहां से गौर से देखना आपकी लेवल की बातें यहां शुरू हो रही। तो बाई प्लस सब्जेक्ट, डोंट यूज बाई, यूज अदर प्रेपोजिशन। यानी कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ बाई का इस्तेमाल नहीं करती, दूसरे प्रेपोजिशंस का करती है बहुत सारी, लेकिन जो फेमस है उनको मैंने लिख रखा है। अब उसमें भी कुछ बातें और है, ध्यान देना। जैसे एनॉयड, अगर हम एनॉयड किसी चीज से है, एनॉयड समथिंग, ध्यान देना, लिख नहीं पाया, भूल गया हूं। अगर हम किसी चीज से एनॉयड है मतलब नाराज है, तब आप क्या लगाओगे? एट। ऐसे ही डिस्प्लीज्ड और प्लीज्ड किसी के बिहेवियर से है, तब क्या लगाओगे? याद रखना एनॉयड यहां भी है, एक एनॉयड और लिखूंगा अभी यहां पे, ये लिखना भूल गया था। एनॉयड मतलब नाराज होना। अब एनॉयड के साथ दो प्रेपोजिशंस आती है, एक तो एट, दूसरा कौन सा? विद। अब एनॉयड अगर हम किसी चीज से हैं, किसी काम से हैं, उससे नाराज हो रहे हैं, तब हम क्या लगाओगे? लेकिन हम किसी इंसान से अगर नाराज हो रहे होंगे, पर्सन लिख देता हूं, तब हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो इस बात को लिख लेना ध्यान से, ठीक है कि नहीं? अब हटा रहा हूं, थोड़ा सा समझ में आ गया पॉइंट? अब इसको हटा रहा हूं। अब ये है क्या, मान लो सेंटेंस दिखा है, दिस बॉक्स कंटेंट ए मोबाइल चार्जर एंड ए पेन। यानी यह बॉक्स अपने अंदर क्या रखता है? चार्जर। या आप नया मोबाइल डब्बा खरीदोगे तो उसमें समझ में आएगा, ऊपर लिखा रहेगा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो दिस बॉक्स कंटेंट ए मोबाइल चार्जर एंड पेन। तो मुझे पता चला सर पैसिव वॉइस के लिए पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें क्या है? ए मोबाइल चार्जर एंड, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लिख दो ए मोबाइल, ए चार्जर एंड ए पेन। कितनी चीजें रखी है? अब मैंने देखा क्या, इसके बाद लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ क्या लिखा है? कंटेंट। जो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो वाज वर्ब लगेगा, मैं क्या लगा दूंगा? तो ए मोबाइल चार्जर एंड पेन, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करी मैंने? वर्ब। समझ में आ गया? उसके बाद लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटेंट सेकंड फॉर्म भी होती है, और इतना ठीक है। फिर मुझे क्या लिखना है? दिस बॉक्स। अब मैं बाई दिस बॉक्स लिखना गलत होगा, बाई दिस बॉक्स कहना गलत होगा। इस कंटेंट वर्ड के आ जाने से, ये देखो लिखा है कंटेंट के कारण हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो हम बाई ना लिखते हुए यहाँ क्या लगाएंगे? इन दिस बॉक्स। पिछले पेपर में पूछ चुका है वो, इन्हीं में से एक सेंटेंस, तो वहां गलती हो जाती है, पता चला एक फालतू का कट गया। हाँ हाँ, जरूरी है बॉक्स में रखो, जेब में रख ले तो रखा बेटा, जेब में भी जा सकता है, टेबल पे भी रखा जा सकता है। ऐसे कैसे? पन्नी में रख कर दे तो बढ़िया है क्या? जेब में कहने वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? अगला देखें, पीएम प्लीज डस। और आपने सुना होगा हैप्पी मतलब खुश, और खुश करने को क्या कहते हैं? प्लीज। याद रखना, हैप्पी मतलब खुश, खुश करने को क्या कहेंगे? प्लीज। और सैड मतलब क्या होता है? दुख या दुखी, और दुखी करने को कहते हैं डिस्प्लीज। याद रखना, दुखी करना डिस्प्लीज, और खुश करना। हमने कहा प्रधानमंत्री ने हमें खुश कर दिया, 70 पे लैपटॉप बांट रहा है, 60 पे मजा आ गया, सब बोल रहे हैं कि 60 पे लैपटॉप मिले, नहीं बांट रहा। एक बात बता रहा हूँ, अब खुश तो बहुत सारे लोग हुए। एक स्कीम निकाली लास्ट ईयर, 2 साल से चल रही थी। क्या स्कीम थी? कि सरकारी स्कूल में जो स्कूल टॉप करेगा उसे स्कूटी मिलेगी। अब पता चला मड़ेला में एक की 62 बनी हुआ स्कूटी मिल गई। 62% में एक लड़की को स्कूटी मिल गई, कारण जितने एडमिशन उसमें थे उसमें से सबसे ज्यादा उसकी थी। अब बताओ, 1.25 लाख की स्कूटी मिली उसे। घर वाले वैसे बोल रहे हैं कि मोड़ी होशियार है।
फायदा फिर कह रहा हूँ, फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। 1 लाख का फायदा करना है। कोई गांव का सरकारी स्कूल देखो जिसमें फॉर्म ज्यादा ना हो और इस योजना का फायदा उठाए। अरे हकीकत बता रहा हूँ। अब देखो 85 प्लस बनी, अरे 85 प्लस बने तो 25,000 तो वो मेरा एक स्टूडेंट है रानपुर का, उसको मिली है। गोट के स्कूल से था वो। उसका भैया ही पढ़ने आता है, अभी 10 बजे स्कूटी लेके आएगा, जो मिली है वही भाई, छोटा भाई। अब उस लड़के को एक स्कूटी मिली है प्लस 25,000 मिली है, क्योंकि 85 प्लस थी उसकी। स्कूल टॉप किया, उसकी 1 लाख प्लस 25,000 वो 1.25 लाख। एक और मेरा स्टूडेंट है, उसने एक्सीलेंस टॉप किया था, आशीष राठौर, ठीक है, उसको भी 1,25,000, 25,000 85 प्लस के प्लस 1 लाख स्कूटी के 1.25 लाख का फायदा है। 12th में पूरी फीस वसूल जाएगी तुम्हारी। 20,000 छोड़ो, कितने वसूलेंगे? तो फॉर्म फिर कह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल एक तो फीस 8-10,000 वसूल रहे हैं, तो फालतू मतलब नहीं है। आप में थोड़ी क्षमता है, कोई सरकारी स्कूल देखो, फॉर्म भराओ, एक तो 2-4 हज़ार में काम हो जाएगा, प्लस ये फायदे और मिलेंगे। और इंग्लिश मीडियम है क्यों नहीं, बहुत इंग्लिश मीडियम। फिर आप देख लो, मैंने स्कीम बताई है, ऐसा चल रहा है पिछले 2 सालों से। अब स्कूल तुम सर्च करो, देखो एक्सीलेंस में बहुत बच्चों का एडमिशन है, वो पहले ही भर चुका है। उसमें टॉप करने में दम लग जाएगी, थोड़ी सी ताकत लगेगी। अब तुम देख लो, बहुत से स्कूल है। तेरा करवाए, तुम बोर्ड से भरिया ज्यादा हो तो सही। अरे बढ़िया, सीएम राज बन गया। हाँ देखे इधर, अब ये वाला पेपर में पूछता है अक्सर, आई नो यू। इसमें हमने देखा किसे जानते हो, ऑब्जेक्ट हुआ यू, और ये फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगेगी। चार्ट याद होना चाहिए अब आपको। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर मतलब इज एम, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। फिर क्या लगाना है, मेन वर्ब की नो की थर्ड फॉर्म नॉन। अब यहाँ बाई, आई इधर आके क्या हो जाएगा, तो इस बाई को काट के क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ नो के साथ क्या लगता है, याद रखना। पेपर में ये नो अक्सर पूछते हैं, 2-4 वर्ड है, ध्यान देना। एक तो नो, एक इंटरेस्ट का है, ये रहा इंटरेस्ट। एक इसमें आता है शॉक्ड और सरप्राइज, ये अक्सर पूछ लेता है वो पेपर में। तो आप इनकी वर्ब याद रखनी पड़ेगी, किसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है। इन सब के साथ एट थी, इनके साथ विथ, इनके साथ इन। आपको याद करना पड़ेगा, 1 नंबर यहाँ से पूछ सकता है। अभी मैंने क्या कहा था, यहाँ और बिहेवियर की बात करें तो क्या लगाओगे, एट। और डिस्प्लीज या प्लीज किसी इंसान से हो तो क्या लगाओगे, सुना है हम सेटिस्फाइड विथ यू। ध्यान से गौर करना, आई एम सेटिस्फाइड तो हुआ कि नहीं पैसे बॉयज। एम के साथ कौन सी फॉर्म लगा रहा है, थर्ड फॉर्म लगा रहा है, आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं आपसे, ही तो कहना चाह रहे हो। और बोलते हैं आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, है ये पैसिव वॉइस, पर बाय यू नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा है, कहना चाह रहा है कि तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया। पॉइंट समझ में आ गई क्या, बिहेवियर। क्या लिखा है, इस बिहेवियर सॉफ्ट, जब पीछे की लाइन आगे बैठे ही कल से, पीछे की बेंच पे नहीं, जब तक ये आगे नहीं भरिया पीछे मत जाया करो। लिखा है हिज बिहेवियर सॉफ्ट मी, आप क्या करोगे, मी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। सॉफ्ट सेकंड फॉर्म है, सॉफ्ट सेकंड फॉर्म है कि नहीं। जब कोई मेन वर्ब यानी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो,
फिर मेन वर्ब आपको ऐसी लगे जैसी थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड नहीं होती, कौन सी होती है? सेकंड है, तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉक्ड, आई वाज सॉक्ड। अब बिहेवियर की बात कर रहा हूं तो एट इज। अब मैं बाय हिज बिहेवियर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? पॉइंट समझ में आ गया? हटा दूं? तो ये आपके यहाँ तक के पॉइंट थे। अब आपके रह गए इंपरेटिव वॉइस। गौर से सुनना, आपके पैसिव वॉइस लगभग खत्म हो जाएंगे। फिर एक पेज दिखाऊंगा जिसमें कुछ एक्सेप्शन और कुछ अलग टाइप के नियम होंगे। पहली बात, इंपरेटिव सेंटेंस सब जानते हो कैसे होते हैं? ध्यान से सुनना। ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, एडवाइस दी जाए, इंस्ट्रक्शन दिया जाए, कमांड, या फिर कह सकते हो वार्निंग, ऐसा कुछ भी किया जाए तो वो वाले सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? इंपरेटिव। मैंने कहा, और याद रखना, इंग्लिश बोलने के लिए इंपरेटिव केवल कोई भी इंसान सीख ले, पूरे दिन में लगभग 90% इंग्लिश बोल सकता है। क्योंकि हम पूरे दिन में क्या बोलते हैं? या तो किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, या सलाह, या इंस्ट्रक्शन, या कोई कमांड। सुनो कैसे सेंटेंस। मैंने कहा खड़े हो जाओ, इधर आओ, 10 रुपए दे दो, अपनी नोटबुक दे दो। अब क्या कर रहे हैं? ऐसे काम तो कर रहे हैं। अब पूरे दिन में यही बातें बोलते हैं, तो अब इंपरेटिव में बोल सकते हैं। बनाने का तरीका नॉर्मल, देखो अब नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तो इसको फॉलो करेंगे। चला सीधा बैठिया, 2 बार खींचेगा। हाँ तू भी। जब सेंटेंस में मत आ जाए तो इस फॉर्मूले को लगाओ, मत नहीं आए तो इसको लगाओ। ऐसे सेंटेंस को नॉर्मल स्टाइल में बनाने के लिए मैंने कहा इधर आओ, सब जानते हो कम हियर। अब ये बना कहां से? इंपरेटिव से। इधर आओ, मैंने आपको ऑर्डर दिया, तो पहले मेन वर्ब लिखना है, आने के लिए कम और यहाँ के लिए हियर। मैंने कहा मेरे लिए एक गिलास जूस ले आओ, मेरे लिए एक गिलास जूस ले आओ। आपने देखा इस वही मैं ऑर्डर दे रहा हूं, तो पहले क्या लिखूंगा? मेन वर्ब। क्या करो? ले आओ। यही तो मेन वर्ब है, लाने के लिए ब्रिंग। अब मुझे क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। क्या लेके आओ? एक गिलास जूस, तो मैं कहूंगा एक गिलास ऑफ जूस, एक गिलास ऑफ। अब मेरे लिए तो, बात समझ में आई? मैंने कहा यहां मत बैठो, यहां, देखो कठिन नहीं है, पूरे दिन इंग्लिश बोल सकते हो इसी की दम पे। यहां मत बैठो, मत आ गया तो अब मैं पहले क्या लिखूंगा? डोंट। फिर मेन वर्ब बैठने के लिए, और यहां तो, ये आपके कैसे सेंटेंस थे? तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, कमांड, ये दोनों चीजें जानते हो। ये कमांड तो वो होती है, वो करते इतनी शक्ति हमें देना जाता है, उससे पहले एक लड़का, 2 लड़का या 2-3 लड़की बुलाई जाती है। क्लासेस, अटेंशन, रिलैक्स, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट प्रेयर। उसने यहाँ से जो खड़े होके बोला, आप सबने उसको माना कि नहीं? उसने क्या दिया? हाँ, एक बात यह भी हो सकता है कि क्लोज योर आइज में ऐसे कर रहा हो। हाँ, और बहुत भी ऐसे भी होते हैं कि गा नहीं रहे होंगे, जैसी मैडम आई बल में, और जैसे ही गई फिर नौटंकी चालू। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन क्या होता है वो समझो, मतलब निर्देश। जैसे किसी ने कहा सर मुझे कोचिंग आना है, आपकी कोचिंग नहीं मिल रही। मैंने कहा खड़े हो, एयरपोर्ट से चौराहे पे।
मैंने ओके। मैंने कहा कम स्ट्रेट टुवर्ड्स द मार्केट, सीधे आओ कहाँ, मार्केट की तरफ। मैंने कहा इंग्लिश का ठेका दिख रहा है कि हाँ, छोटा सा ले लो। मैंने कहा ले लो, राइट ले लो। उसने राइट ले ली। थोड़ा सा और आगे आया, मेरे लट्ठा दिख रहा है कि कहा, मैंने फिर से आप लेफ्ट ले ले। फिर सीधा आया, मैंने अब फिर राइट ले ले। ये पतली सी गली दिख रही है, फिर राइट ले ले। अब एक कोचिंग दिख रही है कि हाँ, वहाँ इंग्लिश मतलब लिखा होगा कुछ क्या, वही अपनी कोचिंग। मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए आपने उसको फॉलो किया, क्या कहलाया आपका इंस्ट्रक्शन। पॉइंट समझ में आ गए। इसके पैसे वॉइस कल से काम।